आखिरकार भारत ने एक ऐसा सीक्रेट मिशन अंजाम दिया है जिसके बाद चाइना के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। भारत ने आखिरकार क्यों उतारा है अपने खास विमान को चाइना बॉर्डर के पास, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। इन सब के बीच में अमेरिका और चीन के बीच लड़ाई भी बढ़ती जा रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 7 मार्च 2025 को प्रकाशित CNN की रिपोर्ट के अनुसार चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में चल रहे नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति की आलोचना की। वांग यी ने सीधे तौर पर अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ था। उन्होंने कहा कि अगर हर देश मेरा देश पहले की नीति अपनाए और ताकत के आधार पर दुनिया को चलाने की कोशिश करेगा तो जंगल का कानून फिर से लौट आएगा। वांग यी ने कहा कि दुनिया में 190 से ज्यादा देश हैं। अगर सभी मेरा देश पहले पर जोर दें और ताकत की स्थिति पर जुनून सवार हो जाए तो छोटे और कमजोर देश सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय नियमों और व्यवस्था को गहरा झटका लगेगा। ये टिप्पणी ट्रंप की नीतियों के जवाब में थी, जिन्होंने हाल ही में चीन से आयात पर 20% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसके बाद चीन ने भी अमेरिकी सामानों पर जवाबी टैरिफ लगाया है। वांग यी ने ये बयान चीन को सालाना 2 सेशंस बैठक के दौरान दिया, जिसमें देश की संसद और शीर्ष सलाहकार निकाय शामिल होते हैं। इस बैठक में चीन ने 2025 के लिए 5% का आर्थिक विकास दर का लक्ष्य रखा है। सैन्य बजट में 7.2% की बढ़ोतरी की है। वांग ने यूक्रेन युद्ध और रूस चीन संबंधों पर भी बात की, जिसमें चीन ने अपनी तटस्थता की स्थिति दोहराई है, लेकिन ट्रंप की नीतियों को वैश्विक व्यवस्था के लिए खतरा बताया है। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में चीन के साथ व्यापार युद्ध को तेज किया है। 4 मार्च 2025 को उन्होंने सभी चीनी आयात पर टैरिफ को दुगना कर 20% कर दिया है, जिसके जवाब में चीन ने अमेरिकी तेल, कोयला, कृषि मशीनरी पर 10 से 15% टैरिफ लगाए हैं। वांग यी ने यह भी कहा कि चीन पारस्परिक लाभ वाली नीति अपनाता है, जिससे उसका दोस्तों का दायरा बढ़ेगा, जो ट्रंप के नीतियों के विपरीत है। इस घटना को समझने के लिए 1950 के कोरियाई युद्ध का उदाहरण लेते हैं, जब चीन और अमेरिका पहली बार बड़े पैमाने पर आमने सामने आए थे। ये एक ऐसा ऐतिहासिक संदर्भ है जो वैश्विक शक्ति संतुलन और जंगल के कानून की अवधारणा को समझाता है। 1950 में कोरिया 2 हिस्सों में बट गया था, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया को सोवियत संघ और चीन का समर्थन था, दक्षिणी कोरिया को अमेरिका का समर्थन था। जून 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिण पर हमला कर दिया, जिसके बाद अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर दक्षिण कोरिया की मदद के लिए सैन्य हस्तक्षेप किया। अक्टूबर 1950 में जब अमेरिकी सेना उत्तरी कोरिया की ओर बढ़ी और चीन की सीमा के करीब पहुंची तो चीन ने अपनी सेना भेजकर जवाब दिया। माओ से तुंग ने इसे अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई करार दिया। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए हैं। ये 1953 तक चला, जब एक युद्ध विराम हुआ, लेकिन कोई औपचारिक शांति संधि नहीं। कोरियाई युद्ध में अमेरिका ने अपनी ताकत के आधार पर हस्तक्षेप किया, जिसे चीन ने जंगल का कानून माना और उसका जवाब दिया। आज वांग यी का बयान इसी तरह की आलोचना को दिखलाता है। उसमें चीन एक कमजोर देश था, लेकिन उसने अपनी संप्रभुता की रक्षा की लड़ाई लड़ी। आज चीन एक वैश्विक शक्ति है और ट्रंप की नीतियों को वैश्विक व्यवस्था के लिए खतरा मानता है। कोरियाई युद्ध ने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया और आज भी अमेरिका चीन के बीच तनाव एक नए शीत युद्ध की आशंका को पैदा कर रहा है। 1950 में यह सैन्य टकराव था, जबकि आज ये आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर है। तब हथियारों की लड़ाई थी और आज ये टैरिफ की लड़ाई है। लेकिन इन सब के बीच में भारत को लेकर बड़ा पॉजिटिव सा खबर ग्लोबल टाइम्स में छपा हुआ है। हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बयान दिया था, जिस बयान में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि हमारे बातचीत हो रही है, चीजें स्थिर हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सम्मान हो चीजों का। भारतीय मीडिया ने गुरुवार को बताया कि भारत चीन के साथ संबंधों को और अधिक पूर्वानुमानित और सकारात्मक दिशा में ले जाने के उपायों पर चर्चा कर रहा है, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का हवाला दिया गया। एक चीनी विशेषज्ञ ने कहा है कि कई भारतीय वरिष्ठ अधिकारियों ने हाल ही में चीन के साथ स्थिर संबंध बनाए रखने की इच्छा व्यक्त की है। एक व्यवहारिक दृष्टिकोण भविष्य में द्विपक्षीय संबंधों की मरम्मत और सुधार के
लिए अनुकूल होगा, जबकि दोनों देशों के बीच सभी स्तरों पर नए सिरे से और मजबूत संपर्कों के माध्यम से आपसी विश्वास के निर्माण की जरूरत है। भारत और चीन सीमा तनाव के वर्षों बाद स्थिर संबंधों की तरफ काम कर रहे हैं। भारत और चीन एक स्थिर संबंध चाहते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उसके हितों का सम्मान किया जाए। जयशंकर ने स्वीकार किया कि संबंधों के दशकों ने उतार चढ़ाव का आकार दिया है, लेकिन असली चुनौती दोनों देशों के उत्थान के साथ संतुलन बनाए रखना है। जयशंकर ने भारत चीन संबंधों को उनके साझा इतिहास और विशाल आकार को देखते हुए बहुत अनोखा बताया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जब इस आकार की बात होती है तो इतिहास, जटिलता और इस परिणाम वाले देश समानांतर रूप से बढ़ते हैं, तो वे एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये भी यहाँ कुछ गोल मटोल सही लेकिन वैसी ही बात कर रहे हैं। अब भारत की बात करें तो भारत ने कुछ काम को ऐसा किया है जो कहा जा रहा है कि खैर यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है कि भारत ने 2 बड़े एक्शन लिए हैं। पहली बात यह है कि 6 मार्च 2025 को एक प्रकाशित खबर के अनुसार पीएम मोदी ने उत्तराखंड के हरसिल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान खाली किए गए गांवों को फिर से बसाने की शुरुआत कर दी है। उन्होंने खास तौर पर उत्तरकाशी जिले के 2 गांव नेलांग और जदुंग का जिक्र किया जो 1962 में सुरक्षा कारणों से खाली कर दिए गए थे। पीएम मोदी ने इन गांवों को बड़े पर्यटन स्थलों में बदलने की योजना की घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा कि देशवासियों को शायद पता होगा कि 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया तब हमारे ये 2 गांव खाली कर दिए गए थे। लोग भूल गए हैं, लेकिन हम नहीं भूल सकते। हमने उन 2 गांवों को फिर से बसाने का अभियान शुरू किया है, उन्हें बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसके तहत सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों का विकास किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में उत्तराखंड के 10 गांवों को शामिल किया है। पीएम ने यह भी कहा कि सीमा पर बसे गांव देश के आखिरी गांव नहीं बल्कि पहले गांव है और इनका विकास और पर्यटन के लिए विशेष लाभ सुनिश्चित करना उनकी सरकार का लक्ष्य है। जहां एक तरफ ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक और बड़ा काम किया है जो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे बड़े परिवहन विमान C-17 ग्लोब मास्टर 3 को पहली बार कारगिल हवाई पट्टी पे उतारा है। यह हवाई पट्टी पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा के पास स्थित है और 97,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर पहाड़ों से घिरी हुई है। यह एक परीक्षण उड़ान थी जो बुधवार सुबह दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस से शुरू हुई और कारगिल में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। ये लैंडिंग भारत की सैन्य रसद क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, खासकर चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर। C-17 सामान्य तौर पर 70 टन तक भार ले जा सकता है, लेकिन कारगिल की ऊंचाई पर लगभग ये 35 टन भार उठा सकता है। ये पहले इस्तेमाल होने वाले C-130J सुपर हरकुलस से 4 गुना अधिक है, जिसकी क्षमता मात्र 6 से 7 टन थी। इससे पहले कारगिल में AN-32 4 से 5 टन C-130J जैसे छोटे विमान ही संचालित होते थे, लेकिन C-17 की ये क्षमता सैनिकों और सामानों की तेजी से पहुंचाने में मदद करेगा। अगला कदम इस विमान की रात में लैंडिंग का परीक्षण करना होगा, जो पिछले साल जनवरी में C-130J ने कारगिल में पहली बार रात में लैंडिंग करी। भारत ने पिछले 15 वर्षों में अमेरिका से 11 C-17 विमानों को $4.5 बिलियन में और 13 C-130J को $2.1 बिलियन में खरीदा है। लद्दाख में थोइस, फुकचे, न्योमा, दौलत बेगोल्डी जैसे अग्रिम हवाई ठिकानों पाकिस्तान की सेना ने जब यहाँ पर कब्जा किया था, तब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत कारगिल की हवाई पट्टी का इस्तेमाल करना था। उस समय अमेरिका ने भी भारत को GPS डेटा देने से इनकार कर दिया था और दुर्गम इलाके में एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी। तो भारत अब उन मुश्किलों को दूर कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।